बिल्लू और चालाक केसरी। एक दिन स्कूल में। रीपा, स्कूल का लंच ब्रेक है, गन्ने खा लें? केसरी, ये बहुत मीठे हैं। गन्ने के छिलके लॉन में फेंक दो। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने देख लिया तो वह नाराज हो जाएंगी। यहाँ कचरा फैलाना मना है। वह नहीं देखेंगी, वह अभी अपने कमरे में जरूरी काम में व्यस्त है। कमाल है। दोनों सारे लॉन में कूड़ा फैला कर चल देते हैं। आओ, अब चलकर हाथ धो ले। जोजी उन्हें देखती है। अरे, केसरी और रीपा ने लॉन को गंदा कर दिया। बिल्लू और जोजी। जोजी, देखो, मैं 2 चॉकलेट्स लाया, हम दोनों एक एक खाएंगे। बिल्लू, ये क्या हो रहा है? प्रिंसिपल आ गई। मैडम, क्लास में कुछ खाने को मना है, पर बाहर खाने पर तो कोई आपत्ति नहीं। खाने पर कोई आपत्ति नहीं, मगर गन्ने के छिलकों से स्कूल का लॉन खराब करने पर है। लेकिन गन्ने हमने नहीं खाए। एक तो तुमने लॉन खराब किया, दूसरे झूठ बोलते हो। सारा कचरा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालो, यही तुम्हारी सजा है। और फिर बिल्लू और जोजी को सारा कचरा साफ करना पड़ता है। जोजी, कोई चारा नहीं, आओ लॉन साफ करें। तभी केसरी वहां आता है। गन्ना खाए कोई, छिलके साफ करे कोई। इसी केसरी ने छिलके बिखराए थे बिल्लू। मैं केसरी को सबक सिखाऊंगा। स्कूल की छुट्टी होने पर। जोजी, जल्दी चलो, मुझे एक आइडिया सूझा है। चौरसिया काका, 2 बढ़िया पान पैक कर दो। अभी लो। बिटवा, ऐसन पान लगाया है कि खाते ही होठ लाल हो जावेंगे। बिल्लू पान लेकर वहां से चल पड़ता है। बाकी का काम मेरी लाल शाही का फाउंटेन पेन करेगा। एक मकान के आगे पहुंचकर। तुमने लाल शाही से रुस्तम दादा की दीवार पर धब्बा डाल दिया। उसने मकान को अभी पेंट कराया था। तुम जाकर मकान मालिक से कहो कि उसकी दीवार खराब हो गई है। जोजी घर के अंदर चली जाती है। तभी केसरी और रीपा वहां आते हैं। केसरी, रीपा, सुना है तुम्हें पान खाने का बहुत शौक है। हाँ बिल्लो, मगर आज पैसे नहीं हैं। फिक्र न करो, आज मैं तुम्हें पान खिलाता हूँ। इधर जोजी। रुस्तम दादा, बाहर तुम्हारी दीवार पर लाल धब्बा पड़ा है। क्या? जिसने मेरी दीवार को खराब किया, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। बाहर रीपा और केसरी। दोस्त, पान खिलाने के लिए धन्यवाद। तभी रुस्तम दादा बाहर आता है। मेरी दीवार पर धब्बा किसने डाला? हमने नहीं। झूठ! तुम्हारे लाल होठ बताते हैं कि तुम दोनों ने पान खाया है। धब्बा भी लाल है। तुमने मेरी दीवार पर थूका होगा। धब्बों को साफ करो, नहीं तो मेरी हॉकी चल जाएगी। और फिर रमन और सूद दर सूद। एक दिन रमन सेठ जी के यहाँ पर। सेठ जी, कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी है, कर्ज चाहिए। जितने चाहिए ले जाओ। कितने दे दूं? 1000। कितने दिनों के लिए? 4 साल में लौटा सकूंगा। ब्याज 30% होगा। मंजूर है। मैं पूरा ब्याज पहले ही काट लेता हूँ। मंजूर है। अबे बच गए। करो स्टाम्प पेपर पर दस्तखत। इतना कहकर सेठ रमन के दस्तखत ले लेता है। उसके बाद निकालो 200 रुपए। मैं निकालूं? अरे भाई, 30% की दर से 1000 पर 4 साल का ब्याज हुआ 1200। तुम 200 के देनदार हुए या नहीं? कमाल है। रमन लेने के देने पड़ गए।
चाचा चौधरी और अंतरिक्षी फुटबॉल। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर हैं? साबू, तुम्हारी चाची बर्तन पटक रही है। लगता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। इससे पहले कि वह कहीं हमारे ऊपर बरस न पड़े, हम खिसक जाएं। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से दौड़ लगा देते हैं और साबू भी उनके पीछे पीछे दौड़ जाता है। कुछ दूर जाने पर चाचा जी, वो देखो, सामने एक फुटबॉल पड़ी है, आओ खेले। साबू आगे बढ़कर उस फुटबॉल पर एक किक जमाता है। फुटबॉल जमीन पर उछलती हुई दूर चली जाती है। तभी चाचा चौधरी चौंक जाते हैं। साबू, देखो कितनी अजीब बात है। जहां जहां वह फुटबॉल गिरी, वहां वहां गहरे गड्ढे हो गए हैं। तभी उस गेंद में से आवाज आती है, बेवकूफो, जिसे तुम फुटबॉल समझ रहे हो वो अंतरिक्ष का जीव है। मैं शशांक हूँ। मुझ में सारी चीजों को नष्ट करने की शक्ति है। अभी देखो। इतना कहकर शशांक एक इमारत की ओर उछला और शशांक के गिरते ही वह इमारत ढेर हो गई। ओह, वह तो सचमुच बड़ा खतरनाक प्राणी है चाचा जी। इधर शशांक, अब मैं पृथ्वी की सारी इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, पार्लियामेंट, इफिल टावर, बकिंघम पैलेस, क्रेमलिन, व्हाइट हाउस, यूएन बिल्डिंग को गिरा दूंगा। कमबख्त, इससे पहले मैं तेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। साबू उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और साबू उस पेट्रोल को आग दिखा देता है। लेकिन थोड़ी देर में आग बुझ जाती है, पर शशांक का कुछ नहीं बिगड़ता। साबू, इस पर आग, गोली या तलवार कुछ असर नहीं करेगी। तुम्हें याद है, तुमने उसे किक मारी थी और तुम्हारे पैर का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मतलब है इस अंतरिक्षी फुटबॉल का इंसान की चमड़ी पर कुछ असर नहीं होता। मैं समझ गया चाचा जी। साबू ने लपक कर शशांक को उठा लिया और फिर उसे आसमान में ऊंचा उछाल दिया। शशांक सीधा नीचे आकर साबू के सिर पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह अपने आप को बड़ा फन्नेखा समझता था।